बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल? चलो ग्रेट। सो हेलो एल्केन, हेलो अरीन के दो लेक्चर्स में अभी तक आप लोगों ने देखा कि हेलो एल्केन हेलो अरीन होते क्या है भाई। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन किसी हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएं, ऐसे कंपाउंड्स को हेलो एल्केन्स बोला जाता है। वहीं अगर आपके किसी बेंजीन रिंग में यानी एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लग जाए तो वो अराइल हैलाइड यानी आपका हेलो अरीन। फिर हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देखा, क्लासिफिकेशन देखा और पिछले वीडियो में नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चों का डाउट जा रहा था तो वो मैं आपको एक डाउट सिखा देता हूं। देखो गाइस, हमेशा ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, जब ये प्रायोरिटी पर होता है, जब ये प्रायोरिटी पर होता है तब तो इसको बेंजीन बोला जाता है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पर यहां पर दो से ज्यादा कार्बन जुड़ जाएं, जैसे यहां पर CH3 CH2 CH2 हो जाए, तो अब तुम्हारी लॉन्ग पेरेंट चेन ये बन जाएगी। अब तुम्हारी पेरेंट चेन ये कहलाएगी और तुम्हारा जो बेंजीन है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। समझ में आ रही है? और जब बेंजीन को आप सब्स्टिट्यूएंट के लिए तरह यूज करेंगे, ये फिनाइल की रिंग कहलाएगी। समझ में आ रही बात आपको? इट विल बी कॉल्ड एज फिनाइल। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? तो अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका आप नाम लिखेंगे 1 मिथाइल बेंजीन। अगर तुम्हारे बेंजीन रिंग के ऊपर दो कंपाउंड जुड़ जाए तो आप बोलेंगे 1 इथाइल बेंजीन। लेकिन अगर यह हो जाता है तो प्यारे बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन। मतलब 3 कार्बन जैसे ही आ गए तो 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन, तो हमेशा ध्यान रखना व्हेन 3 और मोर कार्बन चेन is attached to benzene, then the carbon chain should be the parent chain. It should be the parent chain. फिर आपकी पेरेंट चेन कौन होगी? वो कार्बन की चेन। आपका बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और जब कभी भी आप बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, आप उसका नाम क्या लिखेंगे? फिनाइल। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। ये बच्चे बहुत डाउट क्रिएट करते हैं इस चीज में, ये मैंने आपको बता दिया। क्या आगे बढ़े हम लोग कि फिनाइल बेंजीन के नाम पे आगे कब यूज होगा? ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं कि बेंजाइल कब यूज होगा। बहुत सारे बच्चे को बेंजीन का हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बेंजाइल बन गया। नहीं बेटा, बेंजाइल किसके लिए यूज करते? देखो, ये इसके लिए बेंजाइल यूज करते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH2 जुड़ जाता है और इसके आगे अगर क्लोरीन लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, या इसको सिंपल से लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। जैसे मान लो यहां पर बेंजीन रिंग है, इससे CH2 जुड़ गया और इससे OH जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल। जैसे बेंजीन रिंग है और इससे जुड़ गया CHO, ये तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे बेंजल डिहाइड। तो बेंजाइल रिंग कब यूज होती है? व्हाट डू यू मीन बाय बेंजाइल? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और इसके आगे जो भी जुड़ जाए। ठीक है, तो ये होता है बेंजाइल। ये दो बातें आप लोगों को पिछले कुछ वीडियोस में डाउट क्रिएट कर रही थी, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। तो आई गेस अब यहां पर आपके डाउट का कोई रोल नहीं बचा। चलो
तो गाइस अब हमको आज जो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे दुलारो, जो तुम्हारे साथ स्टार्ट करना वो क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड किसके बीच का बॉन्ड, आपके कार्बन का और आपके हेलोजन के बीच का बॉन्ड, क्योंकि आपको अल्काइल हैलाइड में आपके कार्बन के साथ हेलोजन जोड़ना है। तो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका नेचर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आप देखो, कार्बन से अगर आपने कोई हेलोजन जोड़ा X, आप सब लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ी रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बेटा, आपका कार्बन या आपका कोई भी एटम जिनके बीच में आप बॉन्ड देख रहे हो, उसमें अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी ओर खींच लेगा। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। और जब वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये अपने ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा और ये कार्बन अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा। इस तरीके के इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये जो बॉन्ड बना, इसमें क्या लग रहा है आपको, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड तुम्हारा दिखने लगेगा हमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात आप लोगों को, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की, पक्की बात। तो यहां पर आपको कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड कैसा दिखेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, आप इसका रीजन लिखेंगे दैट ड्यू टू द डिफरेंस in the electronegativities of the carbon and halogen atom, there is a charge separation, there is a charge separation and polarity in the bond, polarity in the bond is observed। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका अल्काइल हैलाइड का या आपके अराइल हैलाइड का बॉन्ड होगा, इट इज ऑलवेज अ पोलर बॉन्ड, इट इज ऑलवेज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहां पर बात क्या ध्यान रखनी है, यहां पर बात क्या ध्यान रखनी है, जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और जब आप लोग फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। यानी आपके हेलोजन का साइज फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते वक्त बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते वक्त घट जाती है। तो इन दो कारणों की वजह से आपको पहली चीज क्या ऑब्जर्व होती है, कार्बन हेलोजन कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है एंड मोस्ट पोलर बॉन्ड होता है। कारण भाई स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने से टाइटली चिपका लेगा। स्मॉलेस्ट क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, कार्बन भी छोटा है, दोनों छोटे होने की वजह से छोटा बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे के करीब चले जाएंगे। एंड मोस्ट पोलर क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सिमिलरली जब आप कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो ये बॉन्ड वीकेस्ट होगा, जल्दी टूट जाएगा, ये बॉन्ड का बॉन्ड साइज सबसे ज्यादा लार्ज होगा एंड इट इज द लीस्ट पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा होगा मेरे लाडले बच्चों, ये लीस्ट पोलर होगा। कारण आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से, एटम बड़ा होने की वजह से कार्बन से थोड़ा दूर दिखाई देगा,
तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा। वीकेस्ट क्यों है? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड ही नहीं कर पाएगा। हमने पढ़ा है ना, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये मोटा और बड़ा आयोडीन होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेचारा आयोडीन के अंदर तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा होगा, उससे अपने खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभल रहे होंगे, कार्बन का क्या बेल आइकॉन संभालेगा, तो वो इजीली टूट जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए लीस्ट पोलर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये 2 पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन याद करने। उसके बाद कार्बन के बाद कार्बन फ्लोरीन के बाद कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन के बाद कार्बन ब्रोमीन और कार्बन ब्रोमीन के बाद कार्बन आयोडीन। लाइकवाइज डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक होता जाता है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड बड़ा होता जाता है और डाउन द ग्रुप इन बॉन्ड की पोलैरिटी भी कम होती जाती है। इज दैट क्लियर टू यू लाडलो? स्क्रीनशॉट लो, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा है, अब देखो एक सीधी सी बात और भी, जिसे मेरे को एक क्वेश्चन दिखा था, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब मेरे को पता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कितनी इंथैल्पी लगेगी, ज्यादा की कम? भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाई होगी और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होगी, क्योंकि बड़ा बॉन्ड है, कमजोर बॉन्ड है, इजीली टूट जाएगा। हलवा और गुलजारी लाल हो, मैं क्या कुछ नहीं है ये, और ये बहुत ही घटिया है, और मैं तोनू आगे दस्ता। चलो तो प्यारे बच्चों, पोलर बॉन्ड समझने के बाद अब जरा हम लोग इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं कि आप लोग इन्हें कैसे बना सकते हो। तो गाइस हेडिंग डाल लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सनीपा जी धर्मपुत्र चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, जो सबसे बेस्ट और सबसे इजी होती है वो होती है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहलिक एल्कोहल क्या होता है इसके अंदर? देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। जो तुम्हारा एल्कोहल होता है ROH, इसको आपके हेलोजन के साथ में रिप्लेस करना बहुत आसान होता है। ऐसा बोला जाता है दैट हेलोजन कैन इजीली रिप्लेस OH। क्या बात समझ में आ रही है? सो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, इजीली रिप्लेसमेंट हमको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, ड्यू टू द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ OH negative by halogen, this method is used most frequently। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली ये केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन एक बात बस आप हमेशा ध्यान रखना, स्टार बना के सब लोग इस बात को लिखेंगे दैट दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, इज यूज्ड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ। ये मेथड सिर्फ किसके प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है? एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स बोले तो आपके हेलो अल्केन्स, एंड नॉट फॉर, किसके लिए नहीं यूज की जा सकती? योर हेलो एरीन्स। हेलो अरीन्स के लिए ये यूज नहीं की जा सकती। मतलब अल्कोहल का इस्तेमाल हेलो अरीन के लिए नहीं हो सकता। इनफैक्ट अल्कोहल नहीं, यहां पर हम फिनॉल की बात करेंगे। ROH मतलब सीधा सा हिसाब ये है कि जब कभी भी X नेगेटिव नाम का हेलोजन आएगा, ये R और OH का बॉन्ड, यानी ये आपके R यानी एल्काइल ग्रुप और OH का बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस केमिकल रिएक्शन को हेलो एरीन के लिए यूज करेंगे
तो यहां पर आप लोगों को अल्कोहल की जगह यूज करना पड़ेगा फिनॉल। भाई फिनॉल भी तो यही है, एक फिनाइल रिंग और उसके ऊपर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब आप इसका ट्रीटमेंट किसी हेलोजन के साथ करेंगे तो ये हेलोजन इस पर अटैक तो करेगा, बट ये रिएक्शन इतना इजीली पॉसिबल नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक बात ध्यान रखना, यहां पर लग जाएगा थोड़ा सा रेजोनेंस। क्या लग जाएगा? रेजोनेंस। क्या होता है मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे बेंजीन में हर ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पाई बॉन्ड है। अब यहां पर तुम्हारा OH जुड़ा हुआ है। अब आप देखो यहां पर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इस कार्बन पर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। अब मेरी एक बात समझना, व्हेन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मैं आपको सिखा चुका हूं ना, मैं आपको यह बात सिखा चुका हूं ना कि जो कार्बन डबल बॉन्ड रखता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो व्हेन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर तुम्हारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और अगर तुम्हारा कार्बन सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर आपका जो कार्बन है, ये वाला जो आपका कार्बन है, ये क्लियरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। अब जब ऑक्सीजन का लोन पेयर इसकी ओर आएगा तो यहां पर आपको एक अजीब सी चीज होती हुई दिखाई देगी। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर बचा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये लोन पेयर इसके पास आने की वजह से यू विल ऑब्जर्व अ डबल बॉन्ड। अब कार्बन के पास में आप देखो एक बॉन्ड ये रहा, ये वाले कार्बन से इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो 2 बॉन्ड ये हो गए, और 2 बॉन्ड ये हो गए, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो फिर इस डबल बॉन्ड का क्या होगा? तो क्या करेगा? कार्बन इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा पूरी तरीके से इस पास वाले कार्बन पे। तो इस कार्बन पर क्या दिखेगा? आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए दिखाई देंगे, और इस वजह से आपको इस पर एक नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा। तो इसको ऐसा लिखा जाता है नेगेटिव चार्ज, और यहां पर 2 लोन पेयर, बाकी लोन पेयर्स अपनी पोजीशन पर होंगे। मैं पूरा रेजोनेंस नहीं बना रहा, अगली बार फिर ये यहां से यहां चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये अगली बार यहां से यहां चले जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल ये पूरी रिंग में डबल बॉन्ड घूमता हुआ नजर आएगा, एक बार यहां, एक बार यहां, और एक बार यहां। और इस पूरे केस में आपको ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से इस कार्बन के पास जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के पहले जैसा हो जाएगा। हम पूरा डिटेल में अभी नहीं देख रहे, हम आगे जरूर देखेंगे, मैं आगे जरूर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को सिर्फ ये पार्ट समझाना है, इसलिए मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया। तो आप देखो यहां पर आपको ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यू आर ऑब्जर्विंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड। आपको क्या दिख रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड। मतलब ये डबल बॉन्ड पूरी तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये लोन पेयर वापस से इस कार्बन के पास जाएगा तो कार्बन ने जो ऑक्सीजन से लोन पेयर लिया है ना, ये इसको वापस दे देगा, तो ये वापस से सिंगल बॉन्ड ले लेगा। तो यहां पर आपको कुछ देर सिंगल बॉन्ड, कुछ देर डबल बॉन्ड, कुछ देर सिंगल बॉन्ड, कुछ देर डबल बॉन्ड, यानी घूमती रहेगी पूरी रिंग। ये रिंग में चार्ज लगातार घूमता रहेगा। तो आपको हर वक्त डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, हर वक्त सिंगल बॉन्ड नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमको हमेशा वो पार्शियल बॉन्ड वाला कैरेक्टर देगा। अब प्यारे बच्चों, अगर R और OH में सिंगल बॉन्ड होता तो वो इजीली टूट जाता, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड है तो उसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा। इसीलिए ये कभी हेलोअरीन के अंदर आप ये वाली केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हेलोअरीन के अंदर ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा।
और ये बॉन्ड टूटेगा नहीं क्योंकि ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। इस वजह से आप कभी भी ये अल्कोहल से होने वाली केमिकल रिएक्शन कभी भी हेलो अरीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फिनॉल के पास क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए आप इसको कभी भी हेलो अरीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हेलोजन आकर इस पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा। हेलोजन की औकात ही नहीं है कि इसके डबल बॉन्ड को तोड़ सके, इसके पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ सके। वो सिंगल बॉन्ड तोड़ सकता है लेकिन वो डबल बॉन्ड कभी नहीं तोड़ सकता। क्या बात समझ में आ गई? तो पहले ये पॉइंट नोट कर लो, फिर प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट नोट करो पहले। चलो कर लिया नोट? बहुत बढ़िया। तो कभी भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए व्हाई अल्कोहल इज नॉट यूज्ड या व्हाई फिनॉल इज नॉट यूज्ड, अल्कोहल तो होता ही नहीं है, ऐसा ही पूछ सकते हैं व्हाई फिनॉल इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। तो आप बोलेंगे भैया फिनॉल के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इस वजह से हेलोजन उसके बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। तो फ्रॉम अल्कोहल की बात करें तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो हम लोग यूज करेंगे वो होगी अल्कोहल का ट्रीटमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड, जो आपको यहां पर RCl दे देगा और H2O दे देगा। भाई ये बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है। देखो क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। Cl ने OH की जगह ले ली और OH ने H की जगह ले ली, तो ये हो गया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, अगर आपके पास में प्राइमरी और अगर आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल है, सर व्हाट इज प्राइमरी एंड व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल? ओए मैं तेरे को उठा के पटक देगा, मैं तेरे को प्राइमरी सिखा चुका है बेड़ू। जब एक कार्बन से जिससे आपका अल्कोहल ग्रुप यानी OH जुड़ा हुआ हो, उसके पास में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप हो, बाकी दोनों हाइड्रोजन हो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। और जब तुम्हारे कार्बन के पास जिसके पास में OH ग्रुप है उसके पास में एक और दो अल्काइल ग्रुप हो, तो ये कहलाएगा तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब कभी भी आप इस केमिकल रिएक्शन में प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, ZnCl2 शुड बी एडेड, ZnCl2 शुड बी एडेड। और कैसे ऐड किया जाएगा? एज अ कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो इस बात से क्या पता चलता है? दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स हैलो एसिड्स, टूवर्ड्स हैलो एसिड्स। ये HCl को मैंने हैलो एसिड बोला, हैलो एसिड को आप HX भी लिख सकते हो, यानी यहां पर जरूरी नहीं कि यहां पर आपके पास में HCl हो, आप इसको एक काम करो, आप इसको HX से याद रखो, आप इसको HX से याद रखो। कहां से याद रखो? HX से याद रखो। ठीक है लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब अगर आपके पास में टर्शरी अल्कोहल हो, अगर आपके पास में टर्शरी अल्कोहल हो, तब तो ये ROH के साथ में HX डालते ही या चलो HCl डालते ही आपको कुछ नहीं करना है, बस रिएक्शन को शेक करना है। दोनों को सिंपल शेक करोगे, आपको आपका RX और H2O मिल जाएगा। यहां पर क्योंकि आप टर्शरी अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यहां पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो इट इज प्रोड्यूस वेरी इजीली, सिंपल शेकिंग मेथड से ये बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई बोले कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है, तो आप बोलोगे टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए आपको ये रिएक्शन करने के लिए तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, बल्कि टर्शरी अल्कोहल को तो आपने सिंपल शेक करा, उसी से उसका काम हो गया, उसी में वो रिएक्ट कर गया, उसी में वो बहुत इजीली रिएक्ट कर गया। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से इस केमिकल रिएक्शन को देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इसको, ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलो सेकेंड प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं।
अच्छा, HCl, HBr, HI, ये सब क्या है? ये सब मेरे प्यारे बच्चों एसिड्स हैं। ये सब क्या है? एसिड्स हैं। तो अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ करते हो, HBr कितना होना चाहिए? 48%। और आप इसकी क्या करते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग। आपको क्या करना होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग अगर आप करोगे तो आपको RBr, अल्काइल ब्रोमाइड की अच्छी खासी यील्ड मिलेगी। इट विल गिव यू अ वेरी गुड यील्ड। बड़े आराम से 48% HBr को हीट करते चलो, HBr को बड़े आराम से हीट करते चलो। 48% ही लेना है आपको HBr, यानी उसके अंदर 52% पानी कर सकते हो आप। तो ये आपको RBr दे देगा। मतलब अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है, अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, HBr लाओ और अल्कोहल के साथ हीट कर दो। तीसरी केमिकल रिएक्शन देखिए, अगर आपके पास में अल्कोहल है और अगर आप इसकी रिएक्शन NaI के साथ कर रहे हैं या अगर आप इसका रिएक्शन KI के साथ कर रहे हैं, कितना? 95%। तो सिंपल आपको यहां पर RI मिल जाएगा और NaOH मिल जाएगा। यानी अगर आपको एल्काइल आयोडाइड चाहिए तो एल्काइल आयोडाइड के लिए तो आपको ये एसिड यूज करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सॉल्ट यूज कर लो, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड यूज कर लो, बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। कोई समस्या? अच्छा सर ये 95% क्या है? तो यहां पर ध्यान रखना, NaI विथ 95% फॉस्फोरिक एसिड, इसको ऐसे लिखना चाहिए, विथ 95% फॉस्फोरिक एसिड, या आप इसको एरो के ऊपर लिख लो, एरो के ऊपर आप प्लस बना लो और लिख लो 95% H3PO3, तो आपको अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। तो ये अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छी मेथड होती है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रोसेस भी क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर हो रहा है सब कुछ? भाई कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक प्रिपरेशन और देखो, अगर आपके पास में ROH है और अब आपके पास में NaBr है, अभी अपन NaI ले रहे थे, तो गाइज यहां पर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर आप H3PO3 ले रहे थे, आपको यहां पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, H2SO4, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो क्या होगा? Na और Br और RBr बना लेगा ना, वापस तुम्हारा अल्काइल ब्रोमाइड बना लेगा। आपको आपका काम जिससे है वो मिल गया आपको। अब क्या होगा? अब यहां पर आपका एक H इस OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। अब यहां बचा Na और यहां से एक H जाने के बाद यहां बचा SO4, तो ये आपको मिल जाएगा NaHSO4। ये आपकी चौथी रिएक्शन हो गई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी केमिकल रिएक्शन है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे और फर्दर केमिकल रिएक्शंस देख सके। प्यारे बच्चों बहुत इजी रिएक्शंस है, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, आराम से देख लो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो रिएक्शन नंबर 5 देखते हैं अब हम लोग। रिएक्शन नंबर 5 प्यारे बच्चों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। रिएक्शन नंबर 5, अगर आपके पास में अल्कोहल है और अगर आप इसका ट्रीटमेंट PCl3 के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 3 मोल्स ऑफ R इस Cl के साथ कंबाइन होकर 3RCl बना लेंगे। अब यहां पर आप देखिए, एक P बचा, 3 O बचे और 3 H बचे, तो यहां पर बन जाएगा H3PO3। यूजुअली इसको RX के तौर पर यूज किया जाता है, इट इज यूजुअली यूज्ड एज RX, क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको बहुत सारे कंपाउंड्स मिल सके। यहां पर X फ्लोरीन को छोड़कर सब हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर फ्लोरीन क्यों नहीं? क्योंकि भैया फ्लोरीन इतना टाइटली जुड़ेगा
मैं बता दूंगा, चलो वो बता दूंगा, पहले देख लिया आपने, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर आपके पास में PCl3 नहीं है और अगर आपको PCl5 दे दिया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहां पर PCl5 दे रखा है, तो आपके पास में अल्काइल क्लोराइड बनाने की बहुत अच्छी रिएक्शन है। अगर आपको एल्काइल क्लोराइड चाहिए तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, यहां मिल जाएगा आपको RX यानी RCl, फिर देखो यहां पर P, यहां से एक O और यहां से 3 क्लोरीन, POCl3 बना लेंगे, 4 क्लोरीन यूज हो गए। अब इसका H और इसका Cl, HCl बना लेगा। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जिसको बहुत अच्छी रिएक्शन माना जाता है, अगर आप आपके एल्कोहल को रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में अगर आप हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ X2, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जब भी रेड फॉस्फोरस लोगे ये X2 या तो क्लोरीन होना चाहिए या तो ब्रोमीन होना चाहिए, तो आपको यहां पर RX मिल जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। तो इट मे बी योर एल्काइल ब्रोमाइड और इट मे बी योर अल्काइल क्लोराइड। ये अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शंस होती है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी गुड। अब गाइस आखिरी रिएक्शन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है, आखिरी रिएक्शन, 8th रिएक्शन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है, दैट इज फ्रॉम, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखूंगा, थायोनाइल क्लोराइड। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या जरा समझो, पहले समझो कि थायोनाइल क्लोराइड होता क्या है। इट इज SOCl2। जब आप SOCl2 का ट्रीटमेंट एल्कोहल के साथ करते हो तो यहां पर क्या होता है, देखिए एक O और ये S, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस बना लेते हैं, फिर एक H और एक Cl, HCl बन के चले गया। अब यहां बचा क्या, एक R और एक Cl, तो ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड बन गया। अब इस रिएक्शन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, जब कभी भी आप ये रिएक्शन करते हो यहां पर HCl भी गैस की तरह बनती है और ये केमिकल रिएक्शन को छोड़ के निकल लेती है, SO2 भी गैस है और ये केमिकल रिएक्शन को छोड़ के चली जाती है। सो जो दो आपके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दो, दे आर गैसेस, और गैसेस होने की वजह से क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन छोड़ के निकल जाते हैं। बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, देयरफॉर दे लीव्स द चेंबर, ये वो चेंबर छोड़ के चले जाते हैं जिसमें ये बन रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज द ओनली प्रोडक्ट लेफ्ट, इट इज द ओनली प्रोडक्ट लेफ्ट। और अब इसके अंदर जरा सी भी इंप्योरिटी होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं तो उड़ गए। एंड इट इज द प्योरेस्ट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कैसा होता है, इट इज द प्योरेस्ट प्रोडक्ट, बिल्कुल प्योरेस्ट होगा, क्योंकि अब केमिकल रिएक्शन में आपके चेंबर में इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल के साथ करते हो तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि आपको प्योरेस्ट प्रोडक्ट देता है। समझ गए बात को मेरे प्यारे बच्चों? तो गाइज यहां पर आपकी पहली केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। देखो 8 रिएक्शंस पढ़ाई है मैंने, ये आठों आपके नोटबुक्स में एक के बाद एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। एनसीईआरटी उठा के अब देखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया वही है और जो मैंने बताया उसी में से आएगा, एनसीईआरटी बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बना लेना, एक क्वेश्चन आपको ये जरूर आता है, दैट व्हाट शुड बी द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ हेलो एसिड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ हेलो एसिड्स, व्हाट आर हेलो एसिड्स, दैट इज HX। तो क्या रिएक्टिविटी होगी प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और हम लोग सब जानते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी की रिएक्शन के लिए तो आपको कैटलिस्ट इस्तेमाल करना होता है, दैट इज ZnCl2। इस पॉइंट को भी आप लोग कहीं पर स्टार बनाकर आपके नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बात आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में मैं फिर पूछूंगा। वहां पर मैं आपको एक टेस्ट कराऊंगा जिस टेस्ट को बोलते हैं लुक्खा टेस्ट।
लुख्खानी पे लूकास टेस्ट, लूकास, वहां पर इस चीज की हम फिर से बात करेंगे, जहां पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, तो वो बात हम वहां करेंगे। लेकिन यहां कुछ तो समझो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई आपकी पहली 8 केमिकल रिएक्शंस, दैट इज अल्कोहल से आपके अल्काइल हैलाइड को बनाने की प्रोसेस। और एक पॉइंट पहले सिखा चुका हूं कि आप इसमें अराइल हैलाइड यानी हेलोअरीन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अराइल हैलाइड बनाने के लिए आपको चाहिए फिनॉल, और फिनॉल लगातार रेजोनेंस करता है तो उसमें आ जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से आपके बेंजीन रिंग और OH के बीच में डबल बॉन्ड यानी पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर तोड़ना मुश्किल है तो फिर रिएक्शन होना भी मुश्किल है, क्योंकि यहां पर R और OH का बॉन्ड इजीली टूट रहा है, तभी तो आपको RCl मिल रहा है। ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे बेटो, इसी के साथ बाल बहुत आगे आते हुए, इसलिए हमने बालों को जरा बांध दिया है ताकि हम राधे मोहन नहीं दिखे। जी हाँ भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे बाल हमारी आंखों में आते हैं, हमारे आगे आते हैं, तो लोग मुझे राधे भैया कहते हैं, हम उन्हें एक ही जवाब देते हैं। चलो सेकेंड पॉइंट, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम फ्री रेडिकल, substitution of हाइड्रोकार्बन। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि समझ लो तुम्हारे पास में एक मीथेन है, समझ लो तुम्हारे पास में मीथेन है, और मीथेन के पास में आया क्लोरीन। तो यहां पर फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? ये जो आपका क्लोरीन है, यह भी इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को फॉर्म किया होगा। तो सबसे पहले इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा। सो बॉन्ड टूटने की वजह से हर क्लोरीन के पास एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, दैट इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसका क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। और ऐसे रेडिकल्स को, ऐसो को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल समझना, ना तो ये कैटायन है ना तो ये एनायन है, ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके। मतलब ये बॉन्ड इस तरीके से इनके बीच का टूट गया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल लिए। अब क्या होगा? अब इसके सामने आएगा मीथेन, मीथेन जो इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में आएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या बोलेगा? क्लोरीन इस हाइड्रोजन को बोलेगा मेरे पास में आ जा। क्यों आ जा? भाई मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास में आ जा। तो या तो ये क्लोरीन इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, और ये जो दूसरा वाला क्लोरीन है ये निकले हुए हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3Cl और HCl। समझ लो, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आप लोगों ने क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ा होगा। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को अपनी पोजीशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद उसकी जगह जाकर बैठ गया। अब गाइज यहां पर मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट किसके साथ करा? X2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑब्वियसली यहां पर, क्योंकि आप लोग X2 की जगह, मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर X2 की जगह या तो आप ब्रोमीन इस्तेमाल करेंगे या तो आप क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरीन या क्लोरीन, आप यही दो इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आप यहां पर फ्लोरीन और आयोडीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाते हैं, और यहां पर प्यारे बच्चों आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो CH3, CH2, CH2, CH2Cl, यानी यहां वाले कार्बन ने अपना एक हाइड्रोजन छोड़ दिया और X
क्योंकि यहां पर हम लोग X लिख रहे हैं इसलिए HX बन गया। या तो क्या होगा, ये क्लोरीन इस कार्बन पे ना अटैक करते हो, पहले केस में इसने इस कार्बन पे अटैक किया और दूसरे केस में ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा CH3 CH2 CH और इसके बाद में जुड़ जाएगा X, यानी मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे, और ये हो जाएगा CH3। HX तो दोनों में कॉमन है, मतलब यहां पर भी HX निकलेगा। ये दो वे में आपकी रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। क्या सर ये इस पर अटैक करेगा? अगर इस पर अटैक करेगा तो भी यार प्रोडक्ट तो यही बनेगा ना, और अगर इस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा। भाई अगर दोनों टर्मिनल वाले कार्बन पे अटैक किया तो दिखेगा तो वो ऐसा ही, और अगर दोनों बीच वाले पे अटैक किया तो ऐसा दिखेगा। तो इसलिए हमको दो ही पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। करके देख लो भाई, किसी किसी के मन में शंका आ जाती है तो आप देख लो CH3 CHX CH2 CH3। भाई नीचे और ऊपर फर्क क्या है? जब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। भाई नॉमेनक्लेचर का रूल होता है ना कि अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो और तुम्हारा हेलोजन नाम का फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लोएस्ट नंबर देने की जरूरत है। तो यहां से चलोगे तो तीसरे नंबर पर आएगा, इसलिए मैं यहां से चल रहा हूं ताकि दूसरे पर आ जाए, ठीक है। और यहां से आपको इसको 1 और 2 देना पड़ेगा, यानी दोनों ही कंपाउंड में हेलोजन तो नंबर 2 कार्बन पर ही है और कार्बन की चेन 4 कार्बन की है। तो ये भी मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी 2 हेलो ब्यूटेन है, ये भी 2 हेलो ब्यूटेन है। दोनों कैसे हैं? 2 हेलो ब्यूटेन। हेलो की जगह क्लोरीन लगा दोगे तो क्लोरो, ब्रोमीन की जगह ब्रोमो, तो सेम है। तो यहां पर आपको दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो यहां पर आप देखो आपने कितने आराम से आपका कंपाउंड बना लिया। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर वी विल नॉट गेट अ प्योर हेलो अल्केन। आपको यहां पर एक प्योर हेलो अल्केन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। मतलब जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट में दोनों रहेंगे। हाँ, एक की यील्ड ज्यादा रहेगी और एक की यील्ड कम रहेगी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिंपल सा एक कारण आप ये समझना कि जब ये वाला हाइड्रोजन हमारे कार्बन को छोड़कर जाएगा तो जो फ्री रेडिकल बनेगा आपके कार्बन पर वो टर्मिनल पोजीशन पर रहेगा। यानी ये फ्री रेडिकल कहां है? टर्मिनल पोजीशन पर है। इस फ्री रेडिकल को संभालने के लिए दो छोटे छोटे हाइड्रोजन है और एक बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन है। लेकिन जब ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा CH3 CH2 CH और यहां पर CH3, तब आप देखो ये फ्री रेडिकल काफी स्टेबल है। इसको इधर से भी एक बल्की ग्रुप पकड़ रहा है, इधर से भी एक बल्की ग्रुप पकड़ रहा है। तो इस फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए दो लोग हैं। तो ये वाला फ्री रेडिकल इन्वायरमेंट में ज्यादा देर तक रहेगा क्योंकि ये स्टेबल है। तो क्लोरीन या आपके हेलोजन के पास सफिशिएंट टाइम होगा जाकर इस पर अटैक करके इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन ये अनस्टेबल रहेगा क्योंकि इसमें जो आपका फ्री रेडिकल है वो बिल्कुल कोने पर आ गया है। मतलब यहां इसको संभालने के लिए कोई नहीं है, बस एक ही तरफ से संभाल रहे। मतलब ये तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए, तो ये भारी सामान इस कोने पर आ गया तो ये ऐसा हो जाएगा। भाई आपको तो बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस यहां मिल रहा है, दोनों तरफ ग्रुप है, यहां पर कोने पर आ गया इसलिए अनस्टेबल है। इसलिए बनेगा टूट जाएगा, बनेगा टूट जाएगा। तो क्लोरीन यहां पर बहुत कम चांसेस रखेगा कि ये बने और क्लोरीन इस पर अटैक कर ले। लेकिन यहां पर ये बनेगा और थोड़ी देर रुकेगा तो क्लोरीन आकर आराम से अटैक करेगा। इसलिए हमेशा इस वाले की यील्ड ज्यादा होगी, इस वाले की यील्ड कम होगी। समझ गए बात को? बहुत अच्छे से समझ में आ गया मेरे गुलजारी लालो? स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे आपको सॉल्व करके बताना होगा ताकि मैं समझ जाऊं आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। देखो प्यारे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे शैतानों, नहीं शैतान नहीं, शैतान नहीं, शैतान नहीं, बहुत प्यारे है तुम। CH CH3 CH3 CH2 CH3, आपको बताना है इसमें कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। आप मुझे बताओ इसमें कितने पॉसिबल हेलो अल्केन बन पाएंगे। सोचो जरा, सोचो सोचो।
भाई क्या क्या पॉसिबल केस है? पहला पॉसिबल केस, हेलोजन इस पर अटैक करे तो CH3 CH CH3 CH2 CH2X, एक तो प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा चांस ये है कि ये हेलोजन इस पर अटैक करे तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CHX CH3, भाई ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है क्योंकि ये और ये कार्बन अलग अलग है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर ये कार्बन अलग है, तो ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH3, यहां लग जाएगा X CH2 CH3। रुको जरा, सबर करो, और एक चांस और ये है, अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये पहला कार्बन और ये कार्बन सेम है, तो ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, यानी यहां अटैक करा या यहां अटैक करा। समझ में आ गया? और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, यानी यहां पर भी अटैक कर सकता है, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2X CH2 CH3। तो ये इतने पॉसिबिलिटीज हैं आपके। अच्छा, अब यहां अटैक करें यहां अटैक करें, एक ही बात है। अब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, और अगर मान लो ये यहां अटैक करता, आप इसको यहां लगाने के लिए बोलते कि सर इसको यहां लगा दो और इसको CH3 लिख दो, इसको CH2 और इसको CH3 कर लो, तो बात एक ही है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाता। पहले पर हेलोजन दूसरे पर मिथाइल, यहां पर ये पहले पर हेलोजन है और दूसरे पर मिथाइल है, ये देखो जी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, तो बात एक ही है। तो बेसिकली 1 2 3 और 4 प्रोडक्ट इस केस में आपके पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये आपके शायद एनसीईआरटी में भी दिया हुआ यही वाला क्वेश्चन। हाँ यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है शायद, CH3 CH CH2 CH3। हाँ देखो पॉसिबिलिटी 4 है, हमने चारों बना लिए। ठीक गाइस।